I'm inviting sir again. My network is fluctuating. Yes. Yes, Dr. Saiba. हेलो सॉरी सर, मेरे एंड से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हुआ चलिए था, बट मैंने वो पोस्ट कर दिया है सर। चलिए सो हाँ, वी हैव नॉट लॉस्ट दैट वीडियो। ओके सो आप देखिए मैं फोर्थ एडिशन के प्रीफेस में था। फोर्थ एडिशन में यस सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचर वर्सेस आर्ट। सो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस यूज्ड टू से विस मेडिकेट्रिक्स नेचुरे। मतलब ये होता है कि आप नेचर की सेल्फ हेल्प, नेचर खुद को हील करती है। तो मेडिसिन को हटा के नेचर को, पेशेंट को अपने पे छोड़ दिया जाए तो वो खुद को हील कर लेगा। केवल एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को हटा दें आप और पेशेंट को छोड़ दें तो वो अपने आप को हील करता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए फीवर बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पेशेंट को छोड़ दें तो बॉडी कुछ समय बाद खुद पसीना निकाल के फीवर को कम करने की कोशिश करती है। अगर आप बेलाडोना या कोई भी ऐसा, जैसे एनिमल ने एग्जांपल दिया है कि कोई अगर पॉइजनस कुछ खा लेते हैं तो एक रिवर्स पेरिस्टालसिस या उल्टी करके नेचर उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। सो नेचर हमेशा कोशिश करती है कि उसको बाहर निकाले। दिस इज व्हाट हिपोक्रेटिस यूज्ड टू से। और यहाँ पे हैनीमैन में डिफरेंस है। हैनीमैन ने यही बोला, हैनीमैन और हिपोक्रेटिस में ये डिफरेंस है। हैनीमैन ने कहा कि आप बाकी जगह तो कर सकते हैं लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस में ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉनिक डिजीज में सेल्फ हेल्प काम नहीं करेगी। पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज से अगर वो एफ्लिक्टेड है तो इट विल एंड विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वहां पे नेचर नहीं, वहां पे आपको दवाई से ठीक करना पड़ेगा। दवाई मतलब आर्टिफिशियल आर्ट। सो इट इज एक्चुअली विक्ट्री ऑफ आर्ट ओवर नेचर। हिपोक्रेटिस केवल नेचर पे बिलीव करते थे और हैनीमैन ने यहाँ पे इनको बहुत क्लियरली क्रिटिसाइज किया, बहुत डेविएट किया है यहाँ से कि नहीं, आप क्रॉनिक डिजीज पे ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉनिक डिजीज में मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी आपको। सो यहाँ पे आर्ट के बिना नहीं हो सकता है, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करने से नहीं होगा। क्रॉनिक डिजीजेस में आर्ट इज विक्टोरियस ओवर नेचर। सो ये जो बात है, आप प्री फेज में इसका फोर्थ एडिशन में इसकी शुरुआत हुई है और बाद में आप देखेंगे कि फिफ्थ एडिशन ऑनवर्ड्स प्री फेज में आपको इसका एलाबोरेशन मिलेगा। तो जैसे फिफ्थ एडिशन में प्री फेज में आप आएंगे तो देखेंगे नॉन हीलिंग आर्ट वर्सेस ट्रू हीलिंग आर्ट। तो यहाँ पे अब जब आप आर्ट को फॉलो कर रहे हैं तो नॉन हीलिंग आर्ट मतलब एलोपैथिक मेथड जो है, व्हाई इट इज नॉट प्रेफरेबल एंड व्हाई होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट इज प्रेफरेबल, इसकी बात आपको मिलेगी। फिर एक जगह थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे मिनिमम डोज क्या होता है, उसका डिस्कशन है। मिनिमम डोज का डेफिनेशन है। सो फिर आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथी है। तो मेरे ख्याल से प्रीफेजेस आप पढ़ेंगे ये तो आप सिक्स एडिशन में भी लगभग प्रीफेज में ऐसा ही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन फिफ्थ एडिशन और सिक्स एडिशन का लगभग प्रीफेज एक जैसा है। अब मैं आता हूँ ट्रांसलेटर प्रीफेज में। तो सबसे पहले विलियम बोरिक, सबसे पहले डजन का ट्रांसलेटर प्रीफेज। आप देखेंगे डजन के ट्रांसलेशन में सबसे अच्छी बात है कि उसमें अपेंडिक्स है लास्ट में। मैंने बताया कि फुट नोट, एंड नोट और अपेंडिक्स क्यों दिया जाता है। तो हैनीमैन ने हमेशा फुट नोट मेथड फॉलो किया है, एंड नोट और अपेंडिक्स मेथड फॉलो नहीं किया है। सो आप अगर अपेंडिक्स देखते हैं तो वो हैनीमैन का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हैनीमैन ने हमेशा फुट नोट फॉलो किया है। एंड जो अपेंडिक्स दिया गया है वो डजन का दिया हुआ है। तो ये बहुत क्लियर है कि आप अपेंडिक्स पढ़ रहे हैं तो वो हैनीमैन का नहीं दिया हुआ है। इवन कंटेंट जो है वो हैनीमैन का दिया हुआ है, लेकिन कंटेंट में जो अपेंडिक्स पोर्शन है वो उनका ऐड किया हुआ नहीं है, वो शायद डजन का ऐड किया हुआ है। जो आप कंटेंट में अपेंडिक्स का शॉर्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे, दैट इज नॉट बीन गिवन बाय हैनीमैन, वो बाद में ऐड किया गया था। सो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप राइटिंग स्टाइल हैनीमैन की समझते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो अपना टारगेट है कि कंसेप्चुअल हैनीमैन के कंसेप्ट को हम ठीक ठाक अच्छे तरीके से समझ के उसको आगे ले जाएं, उसको करने के लिए मेरे ख्याल से ये छोटी मोटी चीजें जो अगर आपको समझ में आती है तो एट अ ग्लांस आप एक बार में देख रहे हैं
और अपेंडिक्स का जैसे ये है, तो जब भी ये दिया गया है तो वो हैनीमैन का नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये अपेंडिक्स का साइन है, और ये आपको एंड ऑफ द बुक आपको मिल जाएगा, और ये डजन के ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा और कंबाइंड एडिशन में मिलेगा आपको, है ना। इनके में बोरिक के ट्रांसलेशन में आपको नहीं मिलेगा अपेंडिक्स, ये केवल डजन की नोवेल्टी थी। और अपेंडिक्स आप पढ़ते हैं तो आप मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस से शुरू करके फाइनल एडिशन तक जो जो चेंजेस आए आप सब देख सकते हैं, और यही अपेंडिक्स की खासियत है। अपेंडिक्स की अगर आप बात करें तो प्रीफेस, ट्रांसलेटर प्रीफेस में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि इन द अपेंडिक्स आई हैव गिवन ऑल द मोर इंपॉर्टेंट वेरिएशंस इन द प्रीवियस एडिशंस। और फिर वो लिखते हैं कि अपेंडिक्स गिव्स द डिटेल हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द माइंड ऑफ इट्स ऑथर। मतलब हैनीमैन के माइंड में जैसे होम्योपैथिक शुरू से लेकर अभी तक डेवलप हुई, लास्ट एडिशन तक डेवलप हुई, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस कर सकते हैं अगर आप अपेंडिक्स अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक सप्लीमेंट है, क्योंकि डजन हैज द क्रेडिट ऑफ ट्रांसलेटिंग ऑर्गनन ट्वाइस नॉट वंस। हैनीमैन ये डजन ने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था 1849 में, फर्स्ट एडिशन। इसीलिए आप जब ट्रांसलेटर प्रीफेस खोलते हैं तो उसकी पहली लाइन है, इन दिस न्यू एडिशन ऑफ माय ट्रांसलेशन, व्हिच मींस देयर वाज एन ओल्ड एडिशन ऑफ ट्रांसलेशन दैट वाज 1849। हैनीमैन की डेथ के 6 साल बाद उन्होंने पहला अटेम्प्ट लिया, और उसमें बहुत सारी गलतियां थी, तो उनको रिचर्ड ह्यूजेस और बाकी लोगों ने काफी मदद की। फिर उन्होंने, आप देखेंगे इस बीच वेसलहॉफ का ट्रांसलेशन 1875 आपको मिलेगा, हेरिंग ने भी ट्रांसलेट किया है, तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट लिया। तो अभी जो हम पढ़ते हैं वो 1893 ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, 1893। और मैं बता दूं कि 1921 तक हमको पता नहीं था कि 6th एडिशन का ट्रांसलेशन अवेलेबल, 6th एडिशन है। 6th एडिशन को हमको मिली है 1921 के बाद, और 1922 में इंग्लिश एडिशन आया है। मेरे पास 1922 इंग्लिश एडिशन ओरिजिनल कॉपी है, ये थोड़ी पुरानी है, मैं दिखा नहीं सकता वरना ये बाहर आ जाएगी। अब लेकिन ये जो है 1822 एडिशन है। सो आप देखेंगे कि बहुत तब जब डजन कर रहे थे तो उनको पता भी नहीं था कि 6th एडिशन कुछ होगा या कुछ होगा। तो आप जब भी अपेंडिक्स पढ़ेंगे तो आपको 5th एडिशन तक, मतलब 1833 तक हैनीमैन ने जितना भी बोला था वो आपको मिलेगा। लेकिन जो बाद के ये थे राइटिंग्स थी हैनीमैन की, जो 18 हैनीमैन की डेथ के पहले जितनी राइटिंग्स थी, उन्होंने लेटर्स लिखे थे, उन सब को देख के इन्होंने अपेंडिक्स में उसको लॉजिकल एक्सटेंशन किया है। तो ये जो लॉजिकल एक्सटेंशन की बात करते हैं हैनीमैन के, तो आप अपेंडिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको, मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ वहां पे हेल्प मिलेगी। तो अपेंडिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये आपको मैं इसमें और डिटेल नहीं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ट्रांसलेटर प्रीफेस में ये सबसे अच्छी बात है कि अपेंडिक्स का डिस्कशन है और अपेंडिक्स पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया है। अब मैं आता हूँ उसमें प्रीफेस इनके 6th एडिशन पे जो ट्रांसलेटर है बोरिक, उनका प्रीफेस में आपको 5th एडिशन और 6th एडिशन में मेजर चेंजेस है उसका डिस्कशन है, ठीक है। ओके, अब आपका आता हूं मैं, जो 6th एडिशन है उसका एक इंट्रोडक्शन है, विच इज इंट्रोडक्शन टू बोरिक्स ट्रांसलेशन। सो बेसिकली हमारे पास दो इंट्रोडक्शन, आप जब कंबाइंड एडिशन खोलेंगे, ये किताब आप जब भी उठाएंगे तो आपको 2 तरह का इंट्रोडक्शन मिलेगा। और हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि बड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो छोटा इंट्रोडक्शन इज नॉट इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, इट वाज इंट्रोडक्शन टू 6th एडिशन। बोरिक का ट्रांसलेशन जो था जेम्स क्रॉस का लिखा हुआ, एंड इट हैज 13 पैराग्राफ्स ओनली, इसीलिए उसको छोटा इंट्रोडक्शन कहा जाता है। एंड इट इज नॉट इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी बट बोरिक्स ट्रांसलेशन बाय जेम्स क्रॉस। ओके, तो मैं पर्पसफुली उसको पढ़े, उसमें बहुत से अच्छी बातें हैं। और एक बड़ा इंट्रोडक्शन है which has 99 paragraphs, and that is actually written by Hahnemann, which is Introduction to Homeopathy by Hahnemann. So मैं छोटे जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप देखेंगे उन्होंने डजन को क्रेडिट दिया है। मैंने जो बात कही कि डजन का ट्रांसलेशन जो है उससे बहुत हेविली बोरोड था वो, इनफैक्ट रफली 85% बोरो हुआ है ट्रांसलेशन डजन का, और केवल 15% मतलब एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस वर ओनली ट्रांसलेटेड। सो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट उनको दिया गया है यहाँ पे, जेम्स क्रॉस ने दिया है, इनफैक्ट अपने प्रीफेस में बोरिक ने भी दिया है। आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने ड्यू क्रेडिट दिया है उनको। फिर आप देखेंगे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसकी मैंने बात की, हैनीमैन की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी 6th एडिशन की, वो 2 बार खोई थी।
वो वाली कहानी आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ वो आपको जेम्स क्रॉस Okay. के इंट्रोडक्शन में 13 पैराग्राफ वाले जो छोटा इंट्रोडक्शन है उसमें मिल जाएगी। फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को रीट्रेस किया है और उन्होंने 4 एपोकल फिगर्स हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे हिपोक्रेटिस, गैलन, आपके पैरासेल्सस और चौथे हैनीमैन। सो हैनीमैन को एक अच्छा स्थान, चौथा स्थान दिया है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मेरे ख्याल से इसमें बहुत इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक का बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ पे है। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूविंग, जो हैनीमैन की फ्रैगमेंटा, वी आर अनफॉर्चुनेट कि फ्रैगमेंटा का अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, और वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। टेरामेडिका प्यूरा क्रॉनिक डिजीज, इसका ट्रांसलेशन तो हमारे पास है। तो इनका इंपॉर्टेंस इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक अकेले आदमी हैनीमैन ने इतना बड़ा काम किया है प्रूविंग करके, और उस क्यों वो साइंटिफिक था, क्यों वो कितने अच्छे एक्सपेरिमेंटर थे। इसको आपको पूरा यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन मिल जाएगा। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ उनके, द एरा ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन बिगिंस विथ हैनीमैन एंड नोबडी एल्स। तो साइंटिफिक ये इतनी तक बात कह दी कि वो कितने बड़े एक्सपेरिमेंटर थे। तो इंट्रोडक्शन में मेरे ख्याल से ये जेम्स क्रॉस का जो इंट्रोडक्शन है वो सबको पढ़ना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन रिपीटेड रीडिंग हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम उस पे आ जाएंगे। सो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, आप अगर इसकी बात करें तो इंट्रोडक्शन में पहुंचने के पहले अगर ये 10 चीजें हम ठीक से पढ़ते हैं तो हमारे ख्याल से रिलेटिवली इंट्रोडक्शन और फर्दर रीडिंग ऑफ हैनीमैन जो एफोरिज्म्स है वो हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगी। जी Okay, sir. So, sir, now coming to actually, अभी already I guess तकरीबन एक घंटा हो गया है। So, and we have truly, sir, हम बहुत enjoy, मतलब हम लोगों ने पूरा ये एक घंटा, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक hypnotic stage में चले गए थे, जहाँ पे आपने पूरी तरह से हमको उसके we are totally absorbed by this your teaching. तो सर आई वुड रिक्वेस्ट कि एक और दिन आप मुझे दीजिए जब हम 1 to 70 अफोरिज्म्स तक जाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि हम आज 1 to 70 अफोरिज्म्स कर पाएंगे, बिकॉज आई वांट कि जितना डिलीजेंस और जितनी माइन्यूट इंफॉर्मेशन आपने आज अब्सॉर्ब करवाई है, तो आई वांट कि उतना ही और डीपर लेवल पे हम 1 to 70 में भी जाएं, बिकॉज अगर हम नहीं जाएंगे एंड वी वांट ऑल दैट नॉलेज फ्रॉम यू, सो मैं फोन पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ सर, एक और डेट लेता हूं सर आपसे, एंड मैं अनाउंस कर दूंगा अगर आप एक और डेट दे दे मुझे, तो 1 to 70 अफोरिज्म हम उस डेट पे करते हैं। श्योर, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन और 1 to 70 हम लोग एक साथ कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग में जब भी होगा 45 मिनट से 1 घंटा अगर अपने पास रहेगा टाइम तो वील कवर दैट। लेकिन अगर हम अभी एंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ जो गैप्स रह गए हैं, बहुत 5 मिनट में लूंगा आपका, मैं वो बता दूं क्योंकि प्लीज सर, हाँ प्लीज सर प्लीज। तो आप जैसे कि मैंने बताया सिंबॉलिक जो सिंबल्स मैंने बता दिए, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल से, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में अक्सर देखते हैं कि ये PS पोस्टस्क्रिप्ट, तो एंड नोट में जब भी हम कोई चिट्ठी लिखते हैं और कुछ कहना रह जाता है तो हम लास्ट में PS लिख के उस पर नोट लिख देते हैं, है ना। जैसे कि आप NB नोटा बीनी, हैनीमैन की एक आर्टिकल भी है नोटा बीनी फॉर माय रिव्यूअर्स, N.B. आप उस पे देखेंगे कि वो होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि नोट वेल, या और थोड़ा सा ध्यान से दो। तो कहीं आपको ये लिखा हुआ दिखे हैनीमैन की राइटिंग में, ऑल सिर्फ ऑर्गेनल की नहीं, जितनी भी हैनीमैन की राइटिंग है सब में आपको दिखेगा, तो उसका मतलब होता है कि उसको ध्यान से पढ़ना है। ही इज एम्फसाइजिंग कि आपको थोड़ा सा इस पे नोट करना है ना। जैसे कि आपको ये दिखेगा कहीं ओपसेट, ओपेरोसिटाटो, ये ओपेरेसिटाटो, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब एज साइटेड अबव, ऊपर जो बोला गया है वही साइटेशन है, सेम। जैसे लॉक सेट है, लोकोसिटाटो, तो इसमें घबराने का नहीं है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर मैंने साइट किया है वही सेम चीज है ना। इसी को दूसरे तरीके से किया जाता है आईबिड, एक रेफरेंस ऊपर लिखा है, अगर वही रेफरेंस अगले उसमें भी आ रहा है तो वो वहीं पे लिखते हैं आईबिड। आईबिड का मतलब वो जस्ट ऊपर जो रेफरेंस दिया गया है सेम रेफरेंस, सेम जो हम लिखते हैं सेम, इट इज आईबिड मतलब सेम। पता है तो आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाती है। और जैसे कि एक ये देखिए, जैसे वी डॉट, इसका मतलब वो वाइड, मतलब और आपको जानकारी लेनी है तो आप वो रेफरेंस लिखा रहता है कि आप यहां पढ़िए, वाइड सुप्रा,
मतलब ऊपर हमने जो बताया गया है, हमने जो डिस्कशन किया है, आप ऊपर पढ़ लो, हाँ हाँ डिस्कशन किया है। सो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको पता है तो आप घबराएंगे नहीं, आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं लगेगी, जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत कुछ एलियन कुछ चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। आप जब उससे आसान हो जाएंगे, आपको ये समझ में आने लगेगा, तो मेरे ख्याल से आप किताब खोल सकते हैं और रिलेटिवली आसान लगेगी आपको। फिर मेरे ख्याल से और जब आगे अपने डिस्कशन करेंगे तो इस पे कभी बात करेंगे, ऐसा कुछ आ गया तो मेरे ख्याल से ओके ओके बॉस। ये अब जो भी वो जो भी लिसनर्स थे, जितने भी जिन्होंने भी सुना है, वो अगली बार किताब खोलें और उनको थोड़ा भी रिलेटिवली आसान लगी हो मेरी जो बात कही गई, जो मैंने बताया, तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए। सर और सब लोग बहुत ज्यादा वापस जाके इसको रिवाइज जी जी, करने वाले हैं, मैं बिकॉज आपने जितना बताया आई डोंट थिंक सो कि ये एक तो कब सबके काफी स्टूडेंट्स हैं जो यंग प्रैक्टिशनर्स हैं, काफी सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं। रेहाना मैम भी यहाँ पे जो एक टीचर रह चुके हैं मोतीवाला कॉलेज के, वो भी हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ पास आउट्स, तो वो सब लोग आज जाएंगे, अपना अपना ऑर्गन ओपन करेंगे, बस एंड वी विल डेफिनेटली। मेरा भी यही पर्पज है कि आप किताब खोलें, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी मीडिएटर मत बनाइए, मेरी भी बात सुन लीजिए, लेकिन हैनीमैन से हमको डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा पावर हाउस है, इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो हम क्यों जुगनू के चक्कर में पड़े, छोटे छोटे उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे। मेरे ख्याल से हैनीमैन की राइटिंग के जितना करीब हम जानेंगे समझेंगे उतना बेहतर होगा। और ये जो 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 ओके सर। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, ये साइंस सिंबल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनका डिस्कशन करके इसको हटा के अब आगे का जो हमारा पर्पस है कंसेप्ट वाला, उस पर जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं हम सब, है ना। तो मेरे ख्याल से सबको ही आप लोग करें। मैं जल्दी, जी हाँ मैं जल्दी आपसे डिस्कस करता हूँ फोन पे, एंड मैं नेक्स्ट डेट अनाउंस कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस वाली, बिकॉज हम लोग अब कभी भी अवेलेबल होंगे आपसे सीखने के लिए। हमारा डेट भी आपकी होगी, टाइम भी आप ही का होगा। सो आई विल अनाउंस इट वेरी सून गाइज, एंड आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप इट वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन, बट प्लीज सी दिस अगेन एंड अगेन, and we'll come back with sir tomorrow or whenever sir is giving us the date. Bye bye for tonight. Thank you so for much, sir, having me. once Thank again, you. and we hope to see you again, sir. Thank you. Bye bye, sir. Take care. Thank you.